गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड ओके। आज हम बात करेंगे आज 25 तारीख मतलब 25 जनवरी 2021 की वर्कशीट के बारे में। ये क्लास 7th की वर्कशीट है और सब्जेक्ट जो है क्लास 7th की वर्कशीट है। सब्जेक्ट है इसका सोशल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये इसका सब्जेक्ट का नाम है। तो एसएसटी की वर्कशीट करने वाले हैं आज हम, और वर्कशीट नंबर जो है वो 28 वर्कशीट नंबर। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या दे रखा है, इस वर्कशीट में क्या बताना चाहते हैं हमें और क्या सिखाना चाहते हैं। बच्चों देखो, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा होगा, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। इट्स मीन द वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मीन्स किस तरीके से हमारी स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, इसके बारे में हमें ये बताना चाहते हैं इस वर्कशीट के थ्रू। बच्चों आप सब जानते हो इंडिया हमारा एक बहुत बड़ा कंट्री है और उस कंट्री में हमारे छोटे छोटे से स्टेट हैं। इन्हें हमने डिवाइड कर रखा है स्टेट के लिए, ताकि इसलिए डिवाइड कर देते हैं क्योंकि काम को आसान और सरल बनाने के लिए। क्योंकि बच्चों इतनी सारी आबादी है हमारे पास इंडिया में, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी जगह है, तो हम एक ही बंदा या फिर एक ही सरकार उसके ऊपर गवर्नमेंट या रूल करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। सारी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए मुश्किल हो जाता है। इसके लिए उन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि स्टेट में डिवाइड कर दिया पूरा इंडिया को। स्टेट में डिवाइड करने का मतलब हर स्टेट की अलग गवर्नमेंट होगी, अलग लोग होंगे और वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे और अपने स्टेट के बारे में कानून बनाएंगे और बाकी सारी चीज़ें होती हैं ये सब बनाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल जो स्टेट है हमारे पास वो इंडिया में टोटल 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। यूनियन टेरिटरी बच्चों किन्हें कहते हैं? यूनियन टेरिटरी वो होती है जहाँ पर स्टेट तो आधी स्टेट होती है और आधी वो कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मतलब जो 28 हैं वो पूर्ण राज्य हैं और जो 8 हैं वो यूनियन टेरिटरी है। जैसे हमारा दिल्ली, दिल्ली जो है बच्चों वो दिल्ली यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है। दिल्ली स्टेट नहीं है। दिल्ली किसके अंदर आएगा? दिल्ली यूनियन टेरिटरी के अंदर आएगा। इसके ऊपर जो रूल करता है वो गवर्नर करता है और कुछ पावर सीएम के पास होती है और आधी से ज़्यादा पावर गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं होती। और जो हमारा यूपी है बच्चों, यूपी जो है ये हमारा पूर्ण राज्य है, ये फुल स्टेट है। तो ये जो यूपी जो है ये आएगा इन 28 राज्यों में और दिल्ली जो है वो 8 राज्य में आएगा। तो बच्चों आज कल के लिए आपका होमवर्क यही होगा कि आप बताएं कितने कौन कौन से 8 यूनियन टेरिटरीज हमारे इंडिया में हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब आपको पता तो लग गया होगा कि यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं और स्टेट कितने हैं और यूनियन टेरिटरी किसे कहते हैं। तो बच्चों देखो, एवरी स्टेट इन इंडिया, ये लिखा हो एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब कि हर इंडिया के हर स्टेट के पास अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब वहाँ पर चलने वाली विधानसभा, विधानसभा को कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। और बच्चों ये जो विधानसभा होती है ये उस स्टेट की राजधानी में होती है। जैसे ये राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी क्या है बच्चों? राजस्थान की राजधानी है जयपुर। तो ये जो विधानसभा होगी वो जयपुर में होगी, ठीक है बच्चों। अब जैसे आप देख लेते हैं मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। तो ये जो भोपाल जो कैपिटल है, द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल। दैट्स मीन्स द विधानसभा, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश इज कंटिन्यू इन भोपाल। तो मतलब कि भोपाल के अंदर इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। विधानसभा जो होता है वो राजधानी में होता है, अक्सर यही होता है और सारे स्टेट में ऐसा ही है। तो बच्चों आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है इन्होंने। आगे दे रखा है जो गवर्नमेंट होती है, इन्होंने इंडिया की गवर्नमेंट 3 पार्ट में डिवाइड है। पहली गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट होती है और फिर उसके बाद आते हैं लोकल्स। लोकल्स में बच्चों क्या क्या आते हैं? लोकल्स में आती है जैसे आपकी एमसीडी। एमसीडी का इतना बड़ा रोल नहीं होता, मगर हाँ एमसीडी को हम लोकल्स में रखते हैं। सारी एमसीडी भी जो रहती है, एमसीडी मतलब बच्चों डी का मतलब है यहाँ पे दिल्ली, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। मगर यहाँ पे क्या होता है, जैसे बॉम्बे लगा लीजिए बच्चों, बॉम्बे जो होता है आपका, बॉम्बे की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को क्या कहते हैं? बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं वहाँ पे। तो ये जो होते हैं ये लोकल में आते हैं। ग्राम पंचायत लोकल में आती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें लोकल में आती हैं। और स्टेट में क्या आती हैं बच्चों? स्टेट में जैसे हमारे यहाँ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, तो वो सरकार को हम क्या कहेंगे? स्टेट गवर्नमेंट कहेंगे। जैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ हरियाणा प्रदेश में कोलिजन सरकार है। कोलिजन मतलब मिली जुली सरकार, तो उसमें मिली जुली सरकार। जैसे यूपी में कह सकते हैं यूपी में बीजेपी सरकार है। तो ये क्या है? यूपी पूरा स्टेट है और जो बीजेपी सरकार है यूपी स्टेट में, जो बीजेपी सरकार रहेगी उसे हम क्या कहेंगे? स्टेट गवर्नमेंट कहेंगे उसे, ठीक है। और अब आती है सेंटर की बात। लोकल देख लिया हमने, स्टेट देख लिया, अब सेंटर को कहते हैं। अब सेंटर क्या है? सेंटर पूरे भारत की एक ही सरकार रहेगी। सेंटर में पूरे भारत की एक ही सरकार रहेगी, मगर स्टेट में हर स्टेट की अपनी अपनी सरकार रहेगी। जैसे उड़ीसा की अलग होगी, आंध्र प्रदेश की अलग होगी और
उत्तर प्रदेश की अलग होगी और मध्य प्रदेश की अलग होगी। इसमें अलग अलग सरकारें अलग अलग पार्टी की हो सकती है, मगर सेंटर में पूरे देश की एक ही सरकार रहेगी। तो अभी बच्चों क्या है, अभी बीजेपी हमारी सेंटर में है। बीजेपी जो है हमारी सत्ताधारी पार्टी है सेंटर की, और बीजेपी की सरकार है अभी सेंटर में, जो 2019 में इलेक्ट होकर आई है। और बच्चों ये जो दो बीजेपी सेंटर में है, इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब इनके जो लीडर हैं, सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी जी, तो वही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो बच्चों अब आपको पता लग गया होगा स्टेट गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है, सेंट्रल गवर्नमेंट को किसे कहते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल्स में क्या फ़र्क है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे। अभी मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पीएम है वो पूरे देश के पीएम है। ठीक है, वो पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। और जो स्टेट गवर्नमेंट के अरविंद केजरीवाल हैं यहाँ दिल्ली के, वो सिर्फ एक राज्य के सीएम है, वो चीफ मिनिस्टर है एक राज्य के बच्चों। ठीक है, एक राज्य के सीएम है कौन, अरविंद केजरीवाल हमारे दिल्ली के। और बाकी राज्यों के जैसे हरियाणा प्रदेश के हो गए, हरियाणा प्रदेश के मनोहर लाल खट्टर जी। हरियाणा प्रदेश के कौन है, हरियाणा प्रदेश के हो गए मनोहर लाल खट्टर जी। तो वो क्या है, वो सिर्फ उनका जो कार्य क्षेत्र है वो सिर्फ हरियाणा प्रदेश है, इसके बाहर उनका कार्य नहीं चलेगा। अरविंद केजरीवाल जी का जो है कार्य प्रदेश वो सिर्फ क्या है, दिल्ली है, उसके बाहर उनका शक्तियाँ और कार्य काम नहीं करेगा। मगर जो हमारे पीएम है मोदी जी, उनका जो कार्य प्रदेश क्या है, उनका कार्य प्रदेश हमारी पूरी कंट्री है। ठीक है बच्चों, वो पूरे कंट्री में काम कर सकते हैं और पूरे कंट्री को उनकी मानेगी, क्योंकि वो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है। तो बच्चों I hope you well understand that what is the difference between central government and state government, and how we identify the state government and central government. It's mean I want to tell you that think that every state has a government which called state government, and central government is only for our वन फॉर आवर कंट्री। ठीक है, हमारी कंट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक होगी और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग होगी। बच्चों ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, इसलिए मैं इसे आसानी से कर देता हूँ, मगर मैं आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा समझाना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है वीडियो बड़ी हो जाए। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, एक बार इसे सुनिएगा ज़रूर, इससे आपको काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है इन्होंने। यू वुड बी नोटिस दैट पीपल इज सिलेक्टेड एमएलए। अब देखिए आगे इन्होंने देखा होगा कि आपने नोटिस किया होगा, अक्सर इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्शन में एमएलए चूज़ किए जाते हैं, एमपीज़ चूज़ किए जाते हैं, मतलब कि उन्हें इलेक्ट किया जाता है। और इलेक्ट कौन करता है, पब्लिक करती है। पब्लिक कैसे करती है, पब्लिक वोट देकर करती है। बच्चों ये जो वोट दिए जाते हैं, आपके माता पिता वोट देकर आते होंगे, ये पब्लिक में ही आते हैं, और ये वोट देकर क्या करते हैं, एमपी और एमएलए सिलेक्ट करते हैं, जिससे एमपी एमएलए मिलकर सरकार बनाते हैं। एमपी बनाते हैं, क्या कौन सी बताएंगे, एमपी की फॉर्म बताइए बच्चों। एमपी को कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। एमपी जो होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, और एमएलए जो होते हैं, एमएलए का होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो एमपी जो होंगे वो बनाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, और एमएलए जो होंगे वो बनाएंगे स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो चुनकर आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए उन्हें एमएलए कहते हैं, और जो चुनकर आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए उन्हें एमपीज़ कहते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं आगे क्या देखा है। और अच्छा ये देखिए, जैसे देखा है कि जो पार्टी स्टेट में जीतती है, मान लीजिए जैसे हमारा दिल्ली है, दिल्ली में अगर मान लो 4 पार्टी चुनाव लड़ती हैं, और चुनाव लड़ने पर पता चलता है कि आम आदमी पार्टी की जीत हो गई है, आम आदमी पार्टी जीत गई है, तो जब आम आदमी पार्टी जीत जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे रूलिंग पार्टी। वो हो जाएगी रूलिंग पार्टी, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं। और जीतना कैसे होता है, जीतना ऐसे होता है बच्चों, जितनी भी टोटल सीट होती हैं उसका आधा कर लेते हैं, टोटल सीट का आधा कर लेंगे और उसमें 1 प्लस कर देंगे। टोटल सीट का आधा कर लेंगे, मान लीजिए टोटल सीट का आधा करके +1 सीट कर देते हैं, वो हो जाता है जो पार्टी उतनी सीट ले आएगी वो जीत जाएगी। जैसे मान लीजिए अब टोटल सीट मान लीजिए किसी की, ये देखिए जैसे इन्होंने देखा, चलिए पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। और फिर देखिए जो होता है रूलिंग पार्टी का, रूलिंग पार्टी क्या करती है, अपना चीफ मिनिस्टर बनाती है। रूलिंग पार्टी ही अपना चीफ मिनिस्टर देती है स्टेट को। द एवरी स्टेट हैज़ अ चीफ मिनिस्टर ऑफ रूलिंग पार्टी। इट्स मीन जो रूलिंग पार्टी रहेगी, जैसे मान लीजिए यूपी में बीजेपी है, यूपी में बीजेपी है रूलिंग पार्टी, तो वो बताएगी बीजेपी की अब इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। बीजेपी पार्टी बताएगी कि इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। तो बीजेपी के ही कैंडिडेट हैं कौन, योगी जी। तो योगी जी को उन्होंने क्या बनाया है, चीफ मिनिस्टर बनाया है। तो योगी जी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं इस टाइम पे, कहाँ के, यूपी के।
और यूपी में किसकी पार्टी है, बीजेपी की। तो बीजेपी पार्टी हो गई क्या, रूलिंग पार्टी, और योगी जी हो गए आपके चीफ मिनिस्टर। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं आगे, देखिए गवर्नर। गवर्नर कौन होता है, एक बच्चों आपने कई बार 500 1000 का नोट देखा होगा, उसमें गवर्नर के साइन देखे होंगे, मगर ये गवर्नर उस गवर्नर से काफ़ी अलग है। ये यहाँ पर गवर्नर का मतलब क्या है, देखिए जैसा कि नीचे पढ़ सकते हैं, इन्होंने दे रखा है द हेड ऑफ स्टेट। द हेड ऑफ स्टेट गवर्नर, ही शी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इंश्योर दैट स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि इन्होंने बताया गया है, यहाँ पे बताया गया कि जो गवर्नर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि इस स्टेट में कौन सा गवर्नर रहेगा। वो किसी को इलेक्ट करके, मतलब वहाँ इलेक्ट नहीं करना, वो सीधा भेज देगी कि यहाँ का गवर्नर भेजा जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली में पहले अनिल बैजल जी थे, अभी कोई और है, पहले अनिल बैजल जी थे। तो अनिल बैजल को किसने भेजा था, अनिल बैजल को भेजा था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कहाँ पर, दिल्ली में गवर्नर बनाने के लिए। और फिर वो बनाने के बाद गवर्नर का काम क्या, गवर्नर का काम बच्चों है कि वो देख रेख रखेगी किसकी, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की, कि वो सही से काम कर रही है नहीं कर रही। क्या पता वो अपनी मर्ज़ी से काम कर रही हो, और क्या अपनी मर्ज़ी से कुछ काम करने लगे, तो उसके लिए क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक बंदा या अपना एक एम्प्लॉय बैठा देती है, जिससे क्या कहते हैं, गवर्नर कहते हैं। और वो क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट गवर्नर ही होता है। और बच्चों एक बात और बताऊं मैं आपको, कि जो चीफ मिनिस्टर को शपथ ग्रहण कराता है, शपथ ग्रहण मतलब कि जो चीफ मिनिस्टर को बताता है, या चीफ मिनिस्टर जिससे ज्वाइनिंग लेता है, या फिर जिसे रेजिग्नेशन देता है जब वो हार जाता है, जब हट रहा होता है, या जब आता है नया, तो उसे वो पद कौन देता है, चीफ मिनिस्टर का, वो देता है गवर्नर। गवर्नर ही चीफ मिनिस्टर को आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है, सारी चीज़ें वो गवर्नर ही देता है एक स्टेट का। तो बच्चों देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने कि द रिजल्ट ऑफ स्टेट असेंबली इलेक्शन गिवन बिलो। जो रिजल्ट है स्टेट असेंबली का, ये दे रखा है नीचे। तो देखिए बच्चों, टोटल सीट जो है यहाँ पे 68 है। तो अब ये बताइए जीतने के लिए कितनी चाहिए, तो अब इनसे क्या कर देंगे, 68/2 + 1, तो हमारे पास क्या आता है, 35 सीट चाहिए जीतने के लिए। 35 सीट चाहिए किसी को जीतने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं कितना है, देखिए ये 43 सीट ले आई है। कौन सी पार्टी है ये है लोक अधिकारी पार्टी। ये कौन सी पार्टी है, लोक अधिकारी पार्टी है। ये 43 सीट ले आई है, तो ये सबसे ज़्यादा सीट लाई है। तो ये क्या हो जाएगी, ये रूलिंग पार्टी हो जाएगी। इसे क्या कह देंगे, रूलिंग पार्टी, क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा सीट है, तो यही सरकार बनाएगी। और इसी का ही सीएम होगा, जो भी स्टेट में होगा इसी का क्या होगा, सीएम होगा, जो भी होगा। तो बच्चों देख लीजिए, इसे एक बार पढ़ लीजिए सारे डेटा की कौन कौन सी पार्टी है और क्या क्या सीटें लेकर आएंगे। तो आगे देखते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, पहला क्वेश्चन इन्होंने देखा है स्टेट विच पार्टी। पहला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है स्टेट विच पार्टी विल फॉर्म गवर्नमेंट। कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी और वाई। इन्होंने पूछा है कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी और वाई। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों। इसका सिंपल सा आंसर करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए ये आ गया, लोक अधिकारी पार्टी। कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, लोक अधिकारी पार्टी विल इलेक्टेड। लोक अधिकारी पार्टी को चुना गया है और वही गवर्नमेंट बनाएगी। बिकॉज क्योंकि इट वॉन मोर देन 50% सीट, 50% सीट से ज़्यादा जीती है। 50% सीट कितनी हुई दो बच्चों, 34, और ये जीती कितनी है, ये जीती है 43। तो ये 50% से ज़्यादा हो गई है, ये 50% से ज़्यादा हो गई है। तो ये 50% से ज़्यादा सीट ले जाएगी, तो इसे ही रूलिंग पार्टी बनाएंगे और यही गवर्नमेंट बनाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने क्या दे रखा है, विच पार्टी विल बी कॉल्ड फॉर ओपोजिशन एंड वाई। कौन सी पार्टी को ओपोजिशन के लिए बुलाया जाएगा और क्यों। तो बच्चों देखिए, पार्टी जो बाकी जो बची हुई पार्टी है वो सारी क्या हो जाएंगी, ओपोजिशन में आ जाएंगी। ऑल अदर पार्टीज कॉल्ड ओपोजिशन, बाकी सारी पार्टी बची हुई ओपोजिशन में आ जाएगी। बिकॉज इट विन फ्यूअर सीट, क्योंकि वो कम सीट जीतती है, वो काफ़ी कम सीट जीती है, 50% से कम सीट जीती हैं वो लोग। तो फिर क्या हो जाएगा, वो बची हुई पार्टियाँ सारी अपोजिशन में चली जाएंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी थोड़ा कर लेते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा है इन्होंने, फ्रॉम विच पार्टी चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स विल बी फॉर्म्ड। किस पार्टी से चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर बनाए जाएंगे। तो बच्चों हमें पता है रूलिंग पार्टी हमारी कौन सी है, रूलिंग पार्टी हमारी है लोक अधिकारी पार्टी। तो फिर इसके बाद कि चीफ मिनिस्टर किस पार्टी से बनाया जाएगा, तो चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम लोक अधिकारी पार्टी। लोक अधिकारी पार्टी से ही चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा और उसी से जो बाकी मिनिस्टर्स हैं, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, या फिर क्या कहते हैं वाटर मिनिस्टर हो गया, और भी बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गया, वो सारे किससे बनाए जाएंगे,
ये हमारे बनाए जाएंगे लोक अधिकारी पार्टी से। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है देखिए बच्चों, इसके तो 3 क्वेश्चन हो गए। आगे देखिए, आगे दे रखा है हु इज़ एमएलए ऑफ एरिया। बच्चों ये हो सकता है आप लोगों को पता भी हो और हो सकता है आप लोगों को पता भी ना हो, मगर आपको पापा को ज़रूर पता होगा। तो आप लोग अपने फादर से पता करेंगे कि आपका सबसे पहले एरिया कौन सा लगता है। एरिया मतलब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप पता करना इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन से एमएलए जीते हुए हैं और एमएलए का नाम क्या है। तो आपके पापा बता देंगे कि किस पार्टी का एमएलए जीता हुआ है और उनका नाम क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूज़ द टर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी। हमें कॉन्स्टिट्यूंसी यूज़ करना है एंड रिप्रेजेंट यूज़ करना है टू एक्सप्लेन हु एन एमएलए इज एंड हाउ इज द पर्सन इलेक्टेड। बच्चों इट्स सो सिंपल क्वेश्चन। So in this question he said to us use the term constituency and also use represent term and explain how who an MLA। इट्स मीन हमें बताना है कि एक MLA क्या होता है इन दोनों टर्म का यूज़ करके। तो चलिए ऐसा कुछ बना देते हैं जिसमें ये दोनों टर्म भी आ जाए और हम MLA के बारे में वो बता भी पाएँ। तो देखिए बच्चों क्या हो गया, ये देखिए, इन एवरी स्टेट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। देखिए बच्चों यहाँ पे रिप्रेजेंट टर्म जो कही थी वो ये आ जाएगी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम सर्टेन कॉन्स्टिट्यूंसी। देखिए दूसरी टर्म ये आ गई कॉन्स्टिट्यूंसी। इट्स मीन हमने दोनों टर्म यूज़ कर लिए अभी, ये कॉन्स्टिट्यूंसी और रिप्रेजेंटेटिव। फॉर एमएलए फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड एन एमएलए। द एमएलए इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पब्लिक। ठीक है बच्चों, अब देखिए मीनिंग भी निकल आया और हमने दोनों वर्ड यूज़ भी कर लिए। इन एवरी स्टेट द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम अ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड एन एमएलए। मतलब कि हम उसे एक एमएलए कहते हैं जो कोई निर्धारित क्षेत्र से, निर्धारित कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब उसके रिप्रेजेंट करेगा ये निर्धारित क्षेत्र को, कौन, एमएलए रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ये कैसे बनेगा एमएलए, क्वेश्चन में ये भी पूछा था, हाउ द एमएलए फॉर्म्ड। एमएलए कैसे बनता है, द एमएलए इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पब्लिक। एमएलए जो है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पब्लिक से होता है, मतलब इलेक्टेड बाय पब्लिक होता है। और कौन करता है, बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेस, बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेस से ये होता है। तो बच्चों देखिए आज की वर्कशीट पूरी हो गई है और आई होप यू लर्न अ लॉट ऑफ बाय फ्रॉम दिस वर्कशीट and understood very well thing from this worksheet, and I suggest you have to study one more time this worksheet and understand all these things। बच्चों ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई इसमें। वैसे ये वर्कशीट का टाइम वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मगर कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए, बस यही अच्छा है। ठीक है बच्चों, तो बाय करते हैं अभी फ़िलहाल। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आप भी चाहते हैं कि आगे और आने वाली वीडियो में हम और वर्कशीट लेकर आएँ, तो आप इसे लाइक और सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है बच्चों, गुड बाय।